हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज का हमारा डिस्कशन है वो सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी सिनेरियो बेस्ड। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ए पेशेंट विथ ट्रेक्योस्टमी बिगन टू कफ फोर्सफुली ड्यूरिंग सक्शनिंग एंड द ट्रैक ट्यूब बिकम डिसलॉक्ड। व्हाट इज़ द नर्स फर्स्ट एक्शन? ट्रेक्योस्टमी की जैसे ही हम सक्शनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे पेशेंट फोर्सफुली कफ करता है और उसकी वजह से ट्रेक्योस्टमी है वो डिस्प्लेस हो जाती है। तो नर्स फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, अप्लाई ऑक्सीजन वाया फेस मास्क। ऑप्शन बी, अटेम्प्ट टू री इंसर्ट द ट्यूब विद ए न्यू स्टेराइल ट्रेक्योस्टमी। ऑप्शन सी, कॉल द रैपिड रेस्पॉन्स टीम। और ऑप्शन डी, परफॉर्म बैक वॉल मास्क वेंटिलेशन। सो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले करना है कि हमें एयरवे को मेंटेन रखना है, ओपन रखना है। तो हमें जो ट्रेक्योस्टमी का अटेम्प्ट करना है कि रीइंसर्ट कर दें हम वापस ट्यूब को, और या फिर न्यू स्टेराइल ट्यूब लेके वापस उसी जो ओपनिंग है एयरवे की उसी में रीइंसर्ट करें ताकि हमारा एयरवे है वो सिक्योर रहे। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इफ़ ट्रेंड एंड सप्लाई आर अवेलेबल, रीइंसर्ट द ट्रेक्योस्टमी इज़ द फर्स्ट वे होता है टू सिक्योर द एयरवे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड रिसीविंग हाई फ्लो ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला डेवलप नेजल ड्राइनेस एंड फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हैं नेजल कैनुला से, उसकी वजह से बच्चे को नोज ब्लीड हो रहा है। सो फर्स्ट एक्शन क्या होएगा? ऑप्शन ए, स्टॉप द ऑक्सीजन थेरेपी। ऑप्शन बी, ह्यूमिडिफाई द ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, स्विच टू रूम एयर। और ऑप्शन डी, अप्लाई द नेजल सलाइन ड्रॉप। सो कभी कभी क्या होता है, हम हाई फ्लो O2 देते हैं और वो अगर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन नहीं देते हैं, सो जो हमारा O2 जार होता है उसके अंदर अगर हमने वाटर फिल नहीं किया, उसकी वजह से ड्राई O2 डिलीवर होती है, तो हो सकता है नेजल म्यूकोजा है वो ब्लीड करने लग जाए। सो हमारा प्रायोरिटी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। ह्यूमिडिफिकेशन प्रिवेंट द म्यूकोजल ड्राइंग इन हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, स्पेशली इन बच्चों के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज ह्यूमिडिफाइड द ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट is scheduled for thoracocentesis, which nursing action has the highest priority before the procedure? अगर थोरेकोसेंटेसिस करना है पेशेंट का तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन ए, इंसर्ट इन आईवी लाइन। ऑप्शन बी, पोजिशन द पेशेंट अपराइट एंड लीनिंग फॉरवर्ड। ऑप्शन सी, इंश्योर एनपीओ स्टेटस। और ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर ए सेडेटिव। सो जब भी हम थोरेकोसेंटेसिस करते हैं तो पोजिशनिंग हमेशा मोस्ट प्रायोरिटी पे रहती है। तो पोजिशन करना है पेशेंट को अपराइट एंड लीनिंग फॉरवर्ड। सो प्लूरल स्पेस है वो इजीली पालपेट कर सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम एक्सेस मिले प्लूरल स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो पेशेंट को एज ऑफ द बेड पे बिठाना है, सामने कार्डियक टेबल प्लेस करना है, दोनों हाथ कार्डियक टेबल पे, और नेक को थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करना है। सो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा पोजिशन द पेशेंट अपराइट एंड लीनिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेंटिलेटेड पेशेंट सडनली डेवलप हाई प्रेशर अलार्म ऑन द वेंटिलेटर, व्हाट इज़ द नर्स इमीडिएट रेस्पॉन्स? अगर हाई प्रेशर अलार्म आ रहे हैं वेंटी पे तो हमें क्या करना है? ऑप्शन ए, कॉल रेस्पिरेटरी थेरेपी। ऑप्शन बी, सक्शन द एयरवे। ऑप्शन सी, साइलेंट द अलार्म एंड रीअसेस इन 5 मिनट। और ऑप्शन डी, टर्न ऑफ द वेंटिलेटर। सो अगर सडनली हाई प्रेशर अलार्म आ रहे हैं तो हमें सक्शन करना है फ्रिक्वेंटली। अगर बिकॉज ऑफ सिक्रेशंस की वजह से प्रेशर हाई हो रहा है अंदर और हो सकता है ट्यूब ब्लॉक हो जाए, तो हमें प्रेशर को रिलीव करने के लिए सक्शनिंग करना है। हाई प्रेशर अलार्म ऑफन इंडिकेट सिक्रेशन बिल्डअप और ब्लॉकेज। सक्शनिंग हेल्प करता है रिलीव करने के लिए प्रेशर को। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सक्शन द एयरवे। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन विच फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली? चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने के बाद कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करनी चाहिए? ऑप्शन ए, इंटरमीडिएट बबलिंग इन ए वाटर सील विच इज नॉर्मल, सीरो संगुइनस ड्रेनेज ऑफ 100 ml इन द फर्स्ट आवर। ऑप्शन सी, कंटिन्यूस विग्रस ब्लीडिंग इन ए वाटर सील चैम्बर। और ऑप्शन डी, जेंटल सक्शन इन सक्शन कंट्रोल चैम्बर। सो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस विग्रस अगर बबलिंग शो हो रही है मीन्स कहीं ना कहीं हमें एयर लीक के इंडिकेशन मिल रहे हैं। सो अगर कंटिन्यूस बबलिंग या फिर विग्रस ब्लीडिंग बबलिंग हो रही है चैम्बर के अंदर तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है और चेक करना है कि कहीं पे एयर लीक तो नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A neonate with meconium aspiration is having respiratory distress. What is the first priority? Option A, begin chest compression, suction the airway under direct visualization. Option C, provide IV fluid, और option D, place the baby under a warmer. So neonate के अंदर meconium aspiration ऑलरेडी है और respiratory distress हो रहा है, तो हमें क्या करना है, एयरवे को पहले डायरेक्ट विजुलाइज करना है और सक्शन करना है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वाइल असिस्टिंग विथ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, व्हाट इज द नर्स मोस्ट क्रिटिकल रोल? अगर हम ईटी इंट्यूबेशन करवा रहे हैं तो हमारा मोस्ट क्रिटिकल रोल क्या है? पोजिशनिंग द हेड, सिक्योर द ईटी ट्यूब, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, और ऑप्शन डी, प्रोवाइड सेडेशन. सो हमेशा हमें अगर इंट्यूबेशन हो रहा है तो उस टाइम पे भी हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से एम्बू के साथ हम पेशेंट को सेचुरेट करते हैं. अगर हमें ऑक्सीजनेशन हमेशा मोस्ट प्रायोरिटी रहेगा, और क्रिटिकल रोल भी हमें इंट्यूबेशन के टाइम पे ध्यान रखना है कि हम पेशेंट को प्रॉपर हाइपर ऑक्सीजनेट करने के बाद ही इंट्यूबेशन प्रोसीड करेंगे. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा मॉनिटरिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन इज असेंशियल टू डिटेक्ट हाइपोक्सिया ड्यूरिंग द प्रोसीजर. अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विथ एपिग्लोटाइटिस इज शेड्यूल फॉर इंट्यूबेशन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन? एपिग्लोटाइटिस है ऑलरेडी और हमें इंट्यूबेट करवाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, अटेम्प्ट द विजुलाइज द थ्रोट. बी, कीप द चाइल्ड काम एंड अवॉइड स्टिमुलेशन. ऑप्शन सी, स्टार्ट आईवी एक्सेस इमीडिएटली, और ऑप्शन डी, प्रोवाइड ओरल हाइड्रेशन. यहाँ पे जो हमें क्या करना है, हमें लेरिंगोस्पाज्म होने से प्रिवेंट करना है. एपिग्लोटाइटिस है ऑलरेडी, इन्फ्लाम है, तो हमें थ्रोट को और बच्चे को जितना हो सके काम रखना है. अगर बेबी क्राई करेगा तो हो सकता है कि लेरिंगोस्पाज्म हो जाए, तो हमें कीप द काम चाइल्ड एंड अवॉइड स्टिमुलेशन. स्टिमुलेटिंग द चाइल्ड में कोज द एयरवे स्पाज्म, कीपिंग देम काम प्रिवेंट द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सो करेक्ट आंसर इज बी. A patient on BiPAP complain of feeling claustrophobic and is removing the mask. What should the nurse do first? जब भी पेशेंट को बाईपेप मास्क पे रखते हैं तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको घबराहट हो रही है, क्लस्ट्रोफोबिक हो रहा है, नींद नहीं आ रही है और मास्क निकालने के लिए बोल रहे हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑप्शन ए, डिस्कनेक्ट बाईपेप. ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर एंटी एंजियोलाइटिक. ऑप्शन सी, reassure the patient and assess for proper mask fit, and ऑप्शन डी, switch to high flow nasal cannula. सो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को काउंसलिंग ही करना है कि प्रॉपर मास्क फिट है कि नहीं है, और पेशेंट को रिश्योर करना है कि आप साथ में सांस लीजिए जब आपको प्रेशर मिल रहा है. अगर हम काउंसलिंग करेंगे तो हो सकता है पेशेंट का डिस्कम्फर्ट कम हो और एडजस्टमेंट करना. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा reassure the patient and assess for proper mask fit. Question number 10. A pediatric patient is post-op after chest tube insertion. What action is the most important for the nurse? Post-op pediatric patient है, chest tube insertion के बाद तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो ऑप्शन ए, clamp the chest tube for ambulation. ऑप्शन बी, keep the drainage system at the chest level. ऑप्शन सी, monitor for subcutaneous emphysema, और ऑप्शन डी, empty the drainage every 8 hours. So मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन जो हमारा रहेगा, क्लैंप द चेस्ट ट्यूब फॉर एम्बुलेशन, वो हम नहीं कर सकते. कीप द ड्रेनेज सिस्टम एट द चेस्ट लेवल नहीं, हमें बिलो चेस्ट लेवल रखना होता है. मॉनिटर फॉर सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, जैसे ही पोस्ट ऑप में आता है पेशेंट तो हमें सबसे पहले सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा के लिए ही असेस करना है. सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा जो अंडर एयर स्किन है, वहाँ पे अंडर स्किन एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है कि हमारी ट्यूब कहीं मिसप्लेस हो गई हो. सो हमें मॉनिटर करना है कि कहीं सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा तो नहीं बन रहा है अराउंड द ट्यूब. सो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी. A nurse is caring for a child receiving chest physiotherapy. Which action is most important during the procedure? अगर हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि उसका ध्यान रखना है. ऑप्शन ए, परफॉर्म परकशन ओवर द स्टर्नम. ऑप्शन बी, इंश्योर द चाइल्ड इज एनपीओ फॉर 6 आवर. ऑप्शन सी, शेड्यूल थेरेपी बिफोर मील, और ऑप्शन डी, यूज़ ओनली सुपाइन पोजिशन. सो जब भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, वोमिटिंग या एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम बिफोर मील करते हैं फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी. सो ऑप्शन सी रहेगा, शेड्यूल थेरेपी बिफोर द मील. A patient on continuous oxygen via nasal cannula is scheduled for an MRI. What should the nurse do? MRI के लिए पेशेंट को लेके जाना है, लेकिन पेशेंट नेजल प्रोंग पे है. तो ऑप्शन ए, रिमूव ऑक्सीजन एंड सेंड पेशेंट. ऑप्शन बी, स्विच टू पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक. ऑप्शन सी, कैंसिल द MRI, और ऑप्शन डी, इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. सो MRI ऑक्सीजन के साथ हो सकती है, हम पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक लेके पेशेंट को MRI के लिए शिफ्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा स्विच टू पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक.
Nurse is preparing to assist with needle thoracotomy in a patient with suspected tension pneumothorax. What should the nurse priority role? टेंशन pneumothorax के लिए needle thoracotomy करना है, so यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी रोल क्या रहेगा? ऑप्शन ए मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 15 मिनट, ऑप्शन बी पोजीशन पेशेंट इन हाई फाउलर पोजीशन, और ऑप्शन सी गैदर इमरजेंसी सप्लाई एंड स्टे विद द पेशेंट, और ऑप्शन डी अप्लाई एन ओकलजिव ड्रेसिंग. सो टेंशन न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है तो हमें हमेशा इमरजेंसी सप्लाई के साथ प्रिपेयर रहना है, लाइक इंट्यूबेशन ट्रॉली पास में रखना है, हेल्प के लिए असिस्टेंट स्टाफ रखना है. सो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगा कि इमरजेंसी सप्लाई स्टे विद द पेशेंट. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है, वेंटिलेटेड पेशेंट डेवलप लो प्रेशर अलार्म, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? सिक्रेशन इन एयरवे, कफिंग और बाइटिंग द ट्यूब, ऑप्शन सी डिसकनेक्टेड और लीकिंग ट्यूबिंग, और ऑप्शन डी है किंक ऑक्सीजन ट्यूबिंग. सो लो प्रेशर अलार्म जो हमेशा आते हैं, या तो वो कहीं ना कहीं वेंटी सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो गया, या फिर कहीं से एयर लीक हो रही है, उसकी वजह से लो प्रेशर अलार्म आते हैं. और हाई प्रेशर अलार्म जब भी आएंगे तो वो आएंगे कहीं ना कहीं एयरवे में सिक्रेशन है तब. सो लो प्रेशर अलार्म के लिए हमें चेक करना है डिस्कनेक्टेड और लीकिंग ऑफ द ट्यूब. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओरल सक्शनिंग द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट कफिंग एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉपिंग, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्शन? सक्शन ओरल सक्शनिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे पेशेंट कफ कर रहा है और उसकी वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है. सो हमारा करेक्ट एक्शन क्या रहेगा? स्टॉप सक्शनिंग और एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कंटिन्यू सक्शनिंग लॉन्गर, ऑप्शन सी सक्शन द नोज इंस्टेंटली, और ऑप्शन डी इंक्रीज सक्शन प्रेशर. सो ये हम सबको पता है कि हम सबसे पहले ओरल सक्शनिंग करते हैं और उसके बाद एटी से. सो इसमें हमें क्या करना है, जब भी ऐसे हो कि ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, पेशेंट सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप करना है सक्शनिंग. जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, अगर सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो हमें वहीं पे प्रोसीजर को इमीडिएटली स्टॉप करना है. सो यहाँ पे भी सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो स्टॉप सक्शनिंग और एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ए पीडियाट्रिक पेशेंट इज ऑन मिस टेंट थेरेपी, व्हाट इज़ द क्रिटिकल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? इस मिस टेंट मतलब जो हमारा मिस टेंट होता है उसके अंदर बच्चे को O2 दे रहे हैं ओपनली. सो अगर क्रिटिकल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो हमें क्या करना है, कीप द टेंट डोर स्लाइड ओपन रखेंगे तो एयर लीक हो जाएगी. ऑप्शन बी चेंज द फर्स्ट मिस्ड वाटर एवरी 24 आवर, और ऑप्शन सी मॉनिटर चाइल्ड टेम्परेचर एंड कीप लिनन ड्राई, और ऑप्शन डी प्लेस चाइल्ड इन थिक क्लॉथिंग. सो मिस टेंट में भी हो सकता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई है, तो हो सकता है कि वेट हो, और लिनन या फिर बच्चे के कपड़े हैं वो अगर गीले हैं तो हो सकता है वहाँ पे चिलिंग कोज कर सकता है. इसकी वजह से हमें प्रिपेयर रखना है कि बच्चे का टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली हमें मॉनिटर करते रहना है. और जब भी मिस्ड टेंट या फिर ओपन ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं तो हमें सराउंडिंग्स को ड्राई रखना है और वेट लिनन से प्रिवेंट करना है. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ए पेशेंट विथ COPD इज रिसीविंग 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी एक्शन? COPD पेशेंट को 6 लीटर O2 दे रहे हैं, वो भी नेजल कैनुला से, तो हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? मेंटेन करंट फ्लो, ऑप्शन बी लोअर द फ्लो एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर, ऑप्शन सी स्विच टू ए रीब्रेदर मास्क, और ऑप्शन डी इंक्रीज द कफिंग एंड एक्सरसाइज. सो COPD पेशेंट्स को अगर O2 देना नेजल प्रोंग से हम 1 to 2 लीटर ही देते हैं. अगर हमें हाई फ्लो देना है या फिर और कुछ करना है तो उसके लिए फर्दर हमें असेस करना पड़ेगा. सो अगर 6 लीटर इतना हाई O2 हमें नेजल प्रोंग से नहीं देना है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ड्राइव को सप्रेस करेगा. सो इसके लिए हमें या तो फ्लो को कम कर दो या फिर इमीडिएटली फिजिशियंस को इन्फॉर्म कर दो. ए चाइल्ड इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड द नर्स नोट्स एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट? मैकेनिकल वेंटिलेटर पे चल रहा है और एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट असेस हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कॉल द फिजिशियन, ऑप्शन बी सक्शन द एयरवे, ऑप्शन सी असेस फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, और ऑप्शन डी इंक्रीज द वेंटिलेटर रेट. सो एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ET ट्यूब कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो गई है. सो प्लेसमेंट के लिए हमें इमीडिएटली चेक करना है, या तो हम स्टेज से एयर एंट्री चेक कर सकते हैं बायलेटरली कि इक्वल एयर एंट्री है कि नहीं. अगर डिस्प्लेस होगी तो अगर ET डिस्प्लेस हो जाती है तो बायलेटरल चेस्ट पे इक्वल एयर एंट्री नहीं होगी, या फिर चेस्ट एक्सरे करा के हम देख सकते हैं.
सो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो करना है, एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट फील असेस होने के बाद हमें असेस करना है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डिस्प्लेस तो नहीं हो गई। A nurse observed continuous bubbling in the suction control chamber of a chest drainage system. What should the do first? अगर सक्शन कंट्रोल चैम्बर है और उसके अंदर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? क्लाइंब द चेस्ट ट्यूब, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ऑप्शन सी चेक वाटर लेवल एंड सक्शन सेटिंग और नोटिफाई द प्रोवाइडर। सो अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो हमें देखना है कि वाटर लेवल कितना है और सक्शन सेटिंग क्या रखी हमने। जो हमारा सक्शन चेम्बर है उसके अंदर अगर हमारा क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा रखा है तो सक्शन चेम्बर के अंदर जो वाटर लेवल है उसके अंदर कंटिन्यूस बबलिंग आती रहेगी। और जो प्रेशर वाला है, सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। After bronchoscopy, a patient report throat pain and hoarseness. What is the nurse priority? Offer warm tea. Option B, assess gag reflex and airway. Option C, encourage throat lozenges. और option D, reassure the patient. So हमें यहाँ पे देखना है कि gag reflex कितना है। अगर पोस्ट प्रोसीजर देखना है, अगर हमें एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है तो हमें अगर कुछ भी ओरली अलाउ करना है उससे पहले गैग रिफ्लेक्स असेस करना है ताकि हम एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सकें। सो करेक्ट आंसर है बी, असेस गैग रिफ्लेक्स एंड एयरवे। Question number 21. A nurse is preparing to suction a pediatric patient with increased secretion. What is the correct time limit for suctioning? अगर बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिक पेशेंट है और उसको हमें सक्शनिंग करना है और ज़्यादा सिक्रेशंस आ रहे हैं तो भी हमारा करेक्ट टाइम क्या होगा सक्शनिंग के लिए? सो ऑलवेज हमारा टाइम होगा 5 to 10 सेकेंड्स। मोर देन 10 सेकेंड्स नहीं करना है क्योंकि वो हाइपोक्सिया या फिर ब्रेडिकार्डिया कोज करता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। पेशेंट विथ ए न्यू चेस्ट ट्यूब इज रिपोर्टिंग पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। द नर्स नोट क्रैप्स सुनाई दे रहे हैं नियर द इंसर्शन साइट। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है अगर चेस्ट ट्यूब के साइड पे और वहाँ पे क्रैप्स सुनाई दे रहे हैं तो मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा डेवलप हो गया है। जो हमारी स्किन है उसके नीचे एयर एक्यूमुलेट हो रही है और एयर लीक होके स्किन के अंदर एक्यूमुलेट होने लग गई है, उसकी वजह से क्रैप्स सुनाई दे सकते हैं। सो हमें सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के लिए असेस करना है जो कि एक चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइड पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। A patient is being assisted into position for postural drainage. Which position help drain the posterior lower lobe? Posterior lower lobe को ड्रेन करना है तो हमारी पोजीशन रहती है हेड को डाउन रखना है और प्रोन पोजीशन में रखना है ताकि हम पोस्टीरियर लोब से सिक्रेशन रिमूव कर सकें। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Child receiving nebulizer treatment began to wheeze louder and breathe faster. What should the nurse do? अगर नेबुलाइजेशन देने के बाद वीजिंग लाउडर सुनाई दे रहा है और फास्ट ब्रीथिंग हो रही है, टेकिपनिया हो रहा है, तो क्या करना है? सो हमें क्या करना है, एक बार नेबुलाइजेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद रीअसेस करना है कि नेबुलाइजर देने के बाद भी एयरवे ओपन होता है कि नहीं। बिकॉज कभी कभी नेबुलाइजर देने के बाद भी रेजिस्टेंट होने की वजह से एयरवे ओपन नहीं होता है तो लाउडर वीजिंग सुनाई देने लग जाता है। सो हमें एक बार अपना जो ब्रोंकोडायलेटर है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद उसका रीअसेस करना है कंडीशन को। सो यहाँ पे हमें करना है कंटिन्यूस एंड रीअसेस आफ्टर कंप्लीटेशन। Question number 25. While caring for a patient on CPAP therapy, the nurse note abdominal distension. What should be the first action? Abdominal distension हो रहा है CPAP थेरेपी पे पेशेंट को रखा हुआ है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑप्शन ए रिड्यूस द प्रेशर सेटिंग, ऑप्शन बी नोटिफाई रेस्पिरेटरी थेरेपी, ऑप्शन सी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड और ऑप्शन सी स्टॉप CPAP थेरेपी। सो अगर CPAP पे है मतलब उनको कंटिन्यूस प्रेशर ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है तो हम बंद नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करना है ताकि एस्पिरेशंस की और रिस्क को कम कर सके और वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सकें। अगर हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रहेगा तो ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पोजीशनिंग करना है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। A pediatric patient has a foreign body aspiration and is coughing forcefully. What is the nurse initial response?
फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का पेशेंट है और वो कफ कर रहा है फोर्सफुली, सो उसके लिए हमें क्या करना है? स्टार्ट बैक ब्लोज, ऑप्शन बी इंकरेज द चाइल्ड टू कीप कफिंग, और ऑप्शन सी बिनाइन एब्डोमिनल थ्रस्ट शुरू करना है, और ऑप्शन डी कॉल फॉर इमरजेंसी इंट्यूबेशन। अगर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का बच्चा है और वो पहले से ही कफिंग कर रहा है तो हमें उसको इनकरेज करना है, हो सकता है वो कफिंग के साथ जो फॉरेन बॉडी अंदर गया है वो वापस निकल जाए। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होएगा इनकरेज द चाइल्ड टू कीप कफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंटिलेटेड पेशेंट बिकम एजिटेटेड एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, वेंटिलेटर इज अलाउइंग फॉर हाई प्रेशर, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? पेशेंट एजिटेटेड हो रहा है, डिस्कम्फर्ट में है, उसकी वजह से SpO2 ड्रॉप हो रहा है, तो अगर हाई प्रेशर अलार्म आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एडमिनिस्टर सेडेटिव, सक्शन द एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑप्शन सी चेक फॉर किंक और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, और कॉल द फिजिशियन। अगर सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है कंटिन्यूसली और पेशेंट एजिटेटेड हो रहा है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देख लेना है कि कहीं पे हमारी ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट तो नहीं, मतलब किंक तो नहीं है। कभी कभी होता है हाई प्रेशर अलार्म में भी, अगर ट्यूबिंग में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, सबसे पहला तो ऑब्स्ट्रक्शन का कोज हो सकता है कि कहीं ना कहीं एयरवे में सिक्रेशंस है। अगर सिक्रेशंस नहीं है फिर भी पेशेंट एजिटेटेड हो रहा है तो मतलब सेचुरेशन ऑक्सीजनेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं ना कहीं ट्यूबिंग है या फिर एयरवे पेशेंट बाइट तो नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारा सक्शन कैथेटर है उसके आस जो हमने बीच में एयरवे के लिए कनेक्ट कर रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से, या फिर किंक है कहीं ना कहीं ट्यूबिंग, उसकी वजह से हाई प्रेशर अलार्म आ रहे हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चेक फॉर किंक और ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, ए चाइल्ड विथ bronchiolitis is receiving oxygen via mist tent, what is the priority safety measure? प्रायोरिटी सेफ्टी मेजर पूछा है अगर ब्रोंकियोलाइटिस का पेशेंट है और ऑक्सीजन मिस्ट टेंट से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑप्शन ए है कीप टॉयज इन द टेंट, ऑप्शन बी ओपन द टेंट फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन सी रिमूव ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम द टेंट, और ऑप्शन डी है अप्लाई लोशन टू द स्किन फ्रिक्वेंटली। अगर मिस्ट टेंट के अंदर बच्चे को रखा है तो हमें सेफ्टी मेजर के हिसाब से क्या करना है कि ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम द टेंट रिमूव करना है, बिकॉज हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो और O2 सप्लाई इतनी ओपन हो रही है तो वहाँ पे हो सकता है कहीं आग लग जाए। सो हमें प्रिवेंट करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वहाँ से रिमूव करने हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Patient require emergency manual ventilation, EMBU bag. How often should the bag be squeezed for an adult? Adult के लिए हमें अगर EMBU यूज़ करना है तो हमें कितना यूज़ करना है? मैनुअल वेंटिलेशन अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें एक बार EMBU प्रेस करना है 6 to 8 सेकेंड में, पर मिनट हमें 8 to 10 टाइम ब्रीथ देना है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होएगा एवरी 6 to सेकेंड हमें एक बार में स्क्वीज़ करना है और पर मिनट में हमें 8 to 10 टाइम्स करना है। सो जब भी क्वेश्चन पढ़े तो आप ध्यान से पढ़ें कि उसने एवरी सेकंड पूछा है कि एवरी सेकंड कितने सेकंड के लिए हमें उसको स्क्वीज़ करना है या फिर पर मिनट में कितनी बार करना है। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरी 6 to 8 सेकेंड और पर मिनट 8 to 10 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है पीडियाट्रिक पेशेंट विद ट्रेकियोस्टमी हैज ए थिक सिक्रेशन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन इज ड्रॉपिंग, नर्स परफॉर्म सक्शनिंग बट नो सिक्रेशन आर रिमूविंग। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? attempt suction again with saline instillation, option B increase oxygen flow, option C reassure and wait 15 मिनट, और ऑप्शन डी कॉल फॉर इमीडिएट ट्रेकियोस्टमी चेंज के लिए। थिक सिक्रेशन है और ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो सबसे पहले हमें सक्शनिंग, फिर भी अगर सिक्रेशन रिमूव नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है? अगर हम नॉर्मल सलाइन डालने के बाद ताकि ट्रेकियोस्टमी के अंदर इन करेंगे और एम्बू से थोड़ा वेंटिलेट करेंगे तो क्या होएगा कि प्रेशर से जो हमारे थिक सिक्रेशन है वो लूज़ होंगे तो इजी होएगा सिक्रेशंस को रिमूव करना। उसके लिए हमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अटेम्प्ट सक्शन अगेन विथ सलाइन इंस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन है नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड पोस्ट टॉन्सिलोटॉमी हु बिगन टू कफ ब्राइट रेड ब्लड, व्हाट इज़ द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? ट्रेकियोस्टमी के जस्ट बाद एक नर्स केयर कर रही है बच्चे को और उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा कफ कर रहा है, उसमें ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है। सो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होएगा? ऑप्शन है ऑफर कोल्ड फ्लूइड, ऑप्शन बी टर्न द चाइल्ड टू द साइड एंड कॉल द प्रोवाइडर, ऑप्शन सी अप्लाई प्रेशर टू द थ्रोट, और ऑप्शन डी सक्शन द माउथ। सो पोस्ट टॉन्सिलोटॉमी हो सकता है ब्लीडिंग हो और
इमीडिएट नर्सिंग एक्शन ये होएगा कि हमें बच्चे को साइड लाइन में टर्न करना है ताकि हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकें। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हमें पोजीशन ही करना है, उसके बाद नोटिफाई द पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर, सक्शन, बाकी सब चीज़ें हमें बाद में करनी है, जो भी इंटरवेंशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमने कोई चीज़ असेस करी है तो असेसमेंट के बाद पोजीशन देना मोस्ट प्रायोरिटी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विथ निमोनिया हैज ए थिक सिक्रेशन एंड इज स्ट्रगलिंग टू क्लियर दैम, व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। निमोनिया का पेशेंट है और उसको थिक सिक्रेशंस हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इंक्रीज ओरल फ्लूइड, प्लेस पेशेंट इन टेंडल बर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी स्टार्ट एंटीबायोटिक और ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एंटीसेसिव मेडिसिन। सो जो हम सबसे इजीली कर सकते हैं सिक्रेशंस को मोबिलाइज करने के लिए वो है हमारा हाइड्रेशन इंक्रीज करना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज ओरल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड विथ लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकियोलाइटिस क्राउप हैज रेस्पिरेटरी स्ट्राइडोर सुनाई दे रहा है इंस्पायरेटरी के टाइम पे। सो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो हमें उनको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना है ताकि म्यूकोजल इंजरी कम हो और एयरवे ओपन रह सके, बिकॉज क्रॉप इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी फॉर द पीडियाट्रिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विथ ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज प्लेस इन प्रोन पोजीशन, व्हाट इज द नर्स प्राइमरी कंसर्न ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। ARDS का पेशेंट है और उसको प्रोन पोजीशन में रखा हुआ है, तो प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा प्रोन पोजीशन के टाइम पे? उस टाइम पे हमें यही रखना है कि जो ट्यूब्स लगी है या फिर जो भी लाइन्स लगी हैं वो कहीं वो डिस्प्लेस नहीं हो जाए, क्योंकि वो रिस्क करता है डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ट्यूब, क्योंकि हम पोजीशन पूरा बदल देते हैं, उसकी वजह से हो सकता है IV लाइन्स है, पोलिस है, सेंट्रल लाइन है या फिर ET भी लगा है। सो हो सकता है लाइन कहीं डिस्प्लेस हो जाए, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक पेशेंट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बिकम लिथार्जिक विद साइनोसिस, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बच्चा है और वो लिथार्जिक हो रहा है और साइनोसिस दिख रहा है, तो इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ओरल ग्लूकोज, ऑप्शन बी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ऑप्शन सी प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन एंड प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। अगर ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बच्चा है और वो साइनोसिस के सिम्टम्स शो हो रहा है, लिथार्जिक हो रहा है, तो हमें उसके लिए हमेशा बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया की वजह से ही डिस्ट्रेस था और डिस्ट्रेस भी अब सीवियर हो रहा है, तो हमें इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर करना है या फिर 100% ऑक्सीजनेशन करना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A nurse is preparing to extubate a patient. Which assessment is the most critical before proceeding? Extubate करना है तो कौन सा असेसमेंट है जो एक्सटूबेशन से पहले हमें करना है? ऑप्शन ए ऑरल टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ बाउल साउंड, ऑप्शन सी गैग रिफ्लेक्स एंड एबिलिटी टू फॉलो कमांड्स और ऑप्शन डी एबिलिटी टू वॉइड। सो हमें सबसे पहले पेशेंट को कब करने के लिए पूछते हैं। जब भी एक्सटूबेट करते हैं तो हम पेशेंट को पूछते हैं खांसी करो, अगर वो खांसी कर रहा है मतलब रिफ्लेक्सेस आर एक्टिव। सो सबसे पहले हमें गैग रिफ्लेक्स चेक करना है और एबिलिटी टू फॉलो कमांड। हम पेशेंट को बोलेंगे खांसी करो, वो खांसी कर रहा है या नहीं करना है वो हमें असेस करना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंटेक्ट एयरवे रिफ्लेक्स एंड मेंटल स्टेटस मस्ट बी असेस्ड बिफोर द सेफ एक्सटूबेशन। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ COPD इज रिसीविंग ऑक्सीजन वाया वेंचुरी मास्क, द पेशेंट रिमूव द मास्क फ्रिक्वेंटली, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी। COPD पेशेंट है, ऑक्सीजन ले रहा है वेंचुरी मास्क से, तो मास्क बार बार निकाल रहा है पेशेंट, तो हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होएगा? रेस्ट्रेन द पेशेंट, ऑप्शन बी स्विच टू नेजल कैनुला एट 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी रेस्योर द पेशेंट एंड एजुकेट ऑन मास्क यूज और नोटिफाई द फिजिशियन। अगर वेंचुरी मास्क पे है मतलब उसको सीवियर हाइपोक्सिया में जा सकता है पेशेंट और हमें ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना है, तो हमें पेशेंट को टीच करना है, काउंसलिंग करना है और रीअश्योर करना है कि आपको मास्क यूज़ करना है, अदरवाइज आप हाइपोक्सिया में चले जाओगे, हो सकता है आपकी कंडीशन और भी ख़राब हो जाए। तो हमें उस टाइम पे पेशेंट को सपोर्ट करना है और रीअश्योर करना है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए चाइल्ड विथ पर्टुसिस इज हैविंग रिपीटेड पैरोक्सिमस ऑफ कफिंग एंड वोमिटिंग, व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग एक्शन। एक पर्टुसिस का बच्चा है और उसको बार बार कफिंग एंड वोमिटिंग हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ एपनिया, क्योंकि हो सकता है वोमिटिंग और कफिंग की वजह से बार बार उसको ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत पड़े और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है बच्चा, तो मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ एपनिया या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करना है, असेस फॉर इंक्रीज O2 फ्लो, ऐसा ऑप्शन होगा वो हमें करेक्ट आंसर करना है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। A nurse is preparing to assist with ET suctioning, what must be do prior to the procedure।
अगर हमें सक्शनिंग करना है तो उससे पहले हमें क्या करना है? ऑलवेज हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Tracheostomy tube become completely obstructed in a child who is in distress. What is the nurse priority action? टीटी ब्लॉक हो गई है या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो और बच्चा डिस्ट्रेस में है तो हमें क्या करना है? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, अटेम्प्ट टू सक्शन, ऑप्शन सी रिमूव द ट्रेकियोस्टमी एंड बिगन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ऑप्शन डी कॉल रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट. अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्रेकियोस्टमी लगी हुई है और फिर भी बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है तो इस लास्ट कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन है उस कंडीशन में हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजनेशन देंगे तो वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा. सो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद इमीडिएटली हमें ट्यूब को रिमूव करना है मैनुअली और वेंटिलेट करना है विथ बैग एंड मास्क. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. A nurse noticed that a child on ventilator support has developed sudden hypotension. What should the nurse do first action? वेंटिलेटर पे बच्चा है और सडनली हाइपोटेंसिव हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है? सो बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं एयर एंट्री डिस्प्लेस हो रही है या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ साथ मोस्टली कभी कभी हो सकता है कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया है तो उसकी वजह से इमीडिएटली बीपी ड्रॉप हो सकता है. तो हमें सबसे पहले साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स के लिए असेस करना है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. पोस्ट ऑप एडल्ट पेशेंट इज रिफ्यूजिंग टू यूज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर. व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स? पोस्ट ऑप पेशेंट है वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करने से मना कर रहा है तो हमें क्या करना है? रेस्पेक्ट देयर डिसीजन. ऑप्शन बी एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प प्रिवेंट निमोनिया और स्विच टू नेबुलाइजर थेरेपी. टेल देम इट इज़ मैंडेटरी. सो पोस्ट ऑप पेशेंट है ऑलरेडी वो पेन में होते हैं तो वो हमेशा रिफ्यूज़ ही करेंगे तो उसके लिए हमें बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हमें उसका क्या फ़ायदा होगा. अगर हम पेशेंट को कोई भी चीज़ दे रहे हैं, थेरेपी कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर उसको स्पायरोमीटर यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो हमें जब भी यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो उसका फ़ायदा पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आप ये चीज़ करोगे तो आपको इससे ये बेनिफिट होगा, ये कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेगा और अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा. तो ऑलवेज एजुकेट पेशेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ द यूज़ और डिसएडवांटेज ऑफ द यूज़. सो पेशेंट के लिए वो समझना ईजी हो और वो पेन भी होगा तो भी वो करने के लिए स्पायरोमीटर को यूज़ करने के लिए इनकरेज होगा. सो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प प्रिवेंट निमोनिया. क्वेश्चन नंबर 43. ए चाइल्ड इज बिगिन गिवन नेबुलाइज जैसे कि अल्बेट्रोल से. विच साइड इफेक्ट शुड द नर्स मॉनिटर फॉर? अगर हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन करवा रहे हैं तो हो सकता है सैल्ब्यूटामोल के जो साइड इफ़ेक्ट है वो कोज कर सकते हैं, जैसे टेकिकार्डिया है, सैल्ब्यूटामोल इंड्यूस ट्रिमर्स हो सकते हैं क्योंकि वो बीटा एडर्जेनिक स्टिमुलेटर होता है. सो ये ऑलवेज फर्स्ट सिम्टम जो हमें दिखेगा वो टेकिकार्डिया होगा, उसके बाद ट्रिमर्स आएंगे. अगला ऑप्शन है वाइल केयरिंग फॉर ए वेंटिलेटेड पेशेंट द नर्स नोट दैट द ऑक्सीजन सेचुरेशन सडनली ड्रॉप. व्हाट इज़ द मोस्ट इमीडिएट एक्शन? क्या होगा? वेंटिलेटेड पेशेंट है, सडनली ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा? चेक वेंटिलेटर सेटिंग को चेक करना है, एस्कल्टेट करना है लंग साउंड को और इंक्रीज़ करना है टाइडल वॉल्यूम. और ये भी हमेशा जो भी सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है या तो कहीं ब्लॉकेज है, एयरवे पेटेंसी बरोबर नहीं है या फिर कहीं किंकिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, सिक्रेशंस आ गया है तो हमें लंग साउंड को एस्कल्टेट करके देखना है कि बायलेटरल एयर एंट्री इक्वल है कि नहीं है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. ए पेशेंट विथ asthma is not responding to repeated bronchodilator treatment and is tiring. What should the nurse prepare for it? ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद भी जो और अस्थमा के पेशेंट है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है? क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर वो ट्रीटमेंट को नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए ही प्रिपेयर करना है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. Nurse is assisting with bronchoscopy. The patient is restlessness and pulling at the oxygen. What is the appropriate action? ब्रोंकोस्कोपी पेशेंट है वो रेस्टलेसनेस हो रहा है तो हमें क्या करना है? तो ऑप्शन ए रिस्ट्रेन द पेशेंट, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड सेडिशन, ऑप्शन सी डिक्रीज ऑक्सीजन फ्लो और ऑप्शन डी स्टॉप द प्रोसीजर. मोस्टली जब भी ब्रोंकोस्कोपी या फिर ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम एयरवे के साथ कुछ इन्वेजिव लाइन डाल रहे हैं तो उस टाइम पे हमें सेचुरेशन को मेंटेन करने के लिए और ऑक्सीजनेशन स्टार्ट करना ही है. हम ऑटोथेरेपी पे ही रखते हैं. लाइक ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं तो नेजल प्रोंग को हम पेशेंट के ऑरल कैविटी में रखते हैं लिप्स के अंदर ताकि सेचुरेशन है वो मेंटेन रहे. बिकॉज हम नेजल जो हमारी नेजल ओपनिंग है उसके अंदर ब्रोंकोस्कोप डाल रहे हैं तो हो सकता है ऑक्सीजनेशन
कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेजल प्रोंग है उसमें हम O2 स्टार्ट करते हैं 1 लीटर 2 लीटर पे, और नेजल प्रोंग को प्लेस कर देते हैं पेशेंट की ओरल कैविटी में, ताकि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर रहे। और फिर भी अगर पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है तो प्रिस्क्राइब सिडेशन लाइक मेडास देते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस नीड जस्ट फिजियोथेरेपी, व्हाट शुड दिस व्हेन शुड दिस बी शेड्यूल। हमेशा जब भी हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी करते हैं तो हम तो बिफोर मील करते हैं, या फिर 1 आवर बिफोर, 1 आवर आफ्टर, 2 आवर आफ्टर, ऐसे करते हैं। खाने के साथ या फिर खाने के जस्ट बाद नहीं करते हैं, या फिर जस्ट बिफोर द फिजियोथेरेपी, क्योंकि सिक्रेशंस लूजन होंगे, बार बार कफ निकलेगा। सो हमें 1 आवर आफ्टर मील या फिर 1 आवर बिफोर मील ऐसे शेड्यूल करना है फिजियोथेरेपी को। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग emergency tracheostomy care, the nurse cannot locate the spare tract tube. What is the next best action? emergency tracheostomy डाल रहे हैं और स्पेयर ट्रेक्योस्टमी ट्यूब है वो लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट एक्शन क्या होगा? इंसर्ट इन ओरल आईवे, अटेम्प्ट टू री इंसर्ट ओल्ड ट्यूब, ऑप्शन सी यूज सक्शन कैथेटर टू मेंटेन द पेटेंसी, और कॉल द कॉड टीम। सो री इंसर्टिंग द ओल्ड ट्रेक्योस्टमी वो हेल्प कर सकता है कि मेंटेन रख सके ओरल एयरवे को। सो हमेशा जो ट्रेक्योस्टमी पुराने होता है वो हमें फेंकने के लिए नहीं बोलना है। जैसे ही हमने ट्रेक्योस्टमी चेंज करी तो ऐसे नहीं है कि पहले वाली ट्रेक्योस्टमी है उसको डिस्कार्ड कर दो। कभी कभी हो सकता है लॉन्ग टर्म पेशेंट ट्रेक्योस्टमी पे हो, कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, नई ट्रेक्योस्टमी से बरोबर एयरवे पेटेंसी नहीं मेंटेन हो रही है, तो हमें जो ओल्ड ट्रेक्योस्टमी ट्यूब है वो बेड साइड रखनी होती है और वो हम री इंसर्ट कर सकते हैं अगर कभी इमरजेंसी हो तो। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन बी, अटेम्प्ट टू री इंसर्ट ओल्ड ट्यूब। A patient on high flow oxygen therapy device develop confusion and sluggishness. What is likely cause? हाई फ्लो ऑक्सीजन पे फिर भी पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, सो उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो गई हो। प्रोलॉन्ग हाई O2 देने की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है जो हम बाहर से पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मोस्टली जो कॉज हो सकता है वो है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। A nurse is assisting with extubation. The patient is begin gasping and their voice is hoarse. What is the nurse priority action क्या होएगा? So फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज डीप ब्रीथिंग, ऑप्शन बी रेस्योर द पेशेंट, ऑप्शन सी असेस फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और लेरिंजियल एडिमा के लिए, और ऑप्शन डी इंक्रीज आईवी फ्लूइड। पोस्ट एक्सपोजर हॉरेसनेस हो रहा है वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एयरवे में एडिमा है। सो एडिमा की वजह से लेरिंजियल एडिमा हो सकता है, म्यूकोजल कहीं पे भी डैमेज हुआ है तो वहाँ पे एडिमा कॉज कर सकता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयरवे में। सो पेशेंट हो सकता है वहाँ पे गैस्पिंग करने लग जाए और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम हमें शो होगा, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। सो हमें उसके लिए असेस फॉर द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और लेरिंजियल एडिमा के लिए। सो आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।